women who have not found the right partner, or women who are pursuing further studies and want to focus on themselves should consider egg freezing. Egg freezing एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम बेसिकली एग्स जो है एक वुमेन से हम लोग रिट्रीव करते हैं, मतलब हम लोग निकालते हैं और हम फ्रीज करते हैं. हमें एटलीस्ट 10 एग्स चाहिए ताकि हम आपको एक प्रेगनेंसी दे सके. अगर आप भी अभी प्रेगनेंसी का प्लान नहीं कर रहे हो, या आप लेट मैरिज का प्लान कर रहे हो, या आप सेलिब्रिटीज जैसे प्रियंका चोपड़ा, मोना सिंह, एकता कपूर की तरह एग फ्रीजिंग कराना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. मैं हूँ हिरल दुबे और आप देख रहे हो मेरी सहेली का हेल्थ पॉडकास्ट. और आज हम बात करने वाले हैं एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इवन बिटवीन सेलेब्स एंड कॉमन पीपल. हमारे साथ है IVF स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन पालशेतकर, जो हमारे साथ एग फ्रीजिंग के बारे में सारी बातें करने वाले हैं. वेलकम टू द शो डॉक्टर रोहन. थैंक यू सो मच हिरल, मजा आ रहा है दैट यू इनवाइटेड मी ये शो के लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. फॉर श्योर. अच्छा, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए. Hiral, I'm Dr. Rohan Palshetkar. I'm a practicing obstetrician and gynecologist in Mumbai. I'm also an IVF specialist, and मेरा special interest है high risk pregnancies में. I'm practicing currently at H.N. Reliance Foundation Hospital. मेरा खुद का क्लिनिक है ओपेरा हाउस में, सूर्या चेंबूर, सूर्या सांता क्रूज और DY पाटिल नवी मुंबई में. तो पैन मुंबई बोल सकते हो. So मतलब मैं देख सकती हूँ ऐसे काफी ज्यादा you're into the field, so I'm gonna get a lot of knowledge out of you now. I'm hoping I'm able to do justice. जो आप तारीफ कर रहे हैं उसके लिए justice देना चाहिए. नहीं, definitely I'm sure you'll be able to do that. Thank you. तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है, आज हम यहाँ पे साथ में आके बैठे हैं, एक चीज जो मैं काफी ज्यादा ट्रेंड्स में देख रही हूँ आजकल, वो है ये टर्म एग फ्रीजिंग. अब एग फ्रीजिंग काफी ज्यादा अभी बोलचाल में आ गया है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. तो आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली ये एग फ्रीजिंग होता क्या है? आई थिंक ये वंडरफुल टॉपिक आपने ब्रिंग अप किया है एग फ्रीजिंग के बारे में. इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम रील्स भी आजकल एग फ्रीजिंग के बारे में ही होते हैं, स्पेशली क्योंकि अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं. तो एग फ्रीजिंग एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम बेसिकली एग्स जो है एक वुमेन से हम लोग रिट्रीव करते हैं, मतलब हम लोग निकालते हैं और हम फ्रीज करते हैं. अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा भय आ जाता है लोगों के चेहरे पे कि अभी ये अंडे निकालने वाले हैं. तो बेसिकली ये प्रोसीजर क्या होता है कि हम पीरियड के सेकेंड डे से हम 10 दिन के लिए इंजेक्शंस डेली देते हैं. डोंट वरी, ये इंजेक्शंस कभी कभी पेनफुल और कभी कभी पेनलेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आप पे. तो ये डेली इंजेक्शन से हम लोग अंडे बढ़ाते हैं. जब ये अंडे पूरे तरह से तैयार होते हैं, मतलब वो बढ़ जाता है, तो हम लोग एनेस्थीसिया देके, डोंट वरी एनेस्थीसिया होता है ताकि ये पेनलेस रहे, हम लोग ये एग सक आउट करते हैं एक नीडल के साथ. जैसे आपका ब्लड कलेक्शन का नीडल होता है, ये थोड़ा सा लंबा रहता है, घबराओ मत, एनेस्थीसिया है हीरा. तो हम लोग ये सक आउट करते हैं और फिर हम ये एग्स जो है हमारे लैब में फ्रीज करते हैं. तो दिस इज बेसिकली द एग फ्रीजिंग प्रोसेस. जनरली जब हम लोग ये एग फ्रीजिंग देखते हैं, वी लुकिंग एट अबाउट 10 days ऑफ इंजेक्शन एंड 1 day ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. यानी हम आपको सुबह में एडमिट करके शाम में डिस्चार्ज करते हैं. तो जनरली 99% केसेस आपको सिर्फ आधा दिन इनफैक्ट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, and then you go back home. In 1% cases हम लोग को overnight रखना पड़ सकता है. Okay. So मतलब ये जो मैं प्रोसेस के बारे में सुन रही हूँ, so it is not a long process. Absolutely not, Hiral. I know celebrities इसके बारे में काफी बात कर रहे हैं, पर ये प्रोसेस जनरली 13 से 15 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है. ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑनलाइन मैंने ऐसी थोड़ी चीज़ें सुनी थी कि इट विल टेक यू 6 months, 7 months, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू आई एम रियली शॉक्ड इट विल टेक ओनली 15 days, एंड आई थिंक 15 days इज द मैक्सिमम लिमिट. यस, 15 दिन मैक्सिमम रहता है. एंड ये मैं 15 दिन बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 15 दिन बोला और आपका 12 दिन में हो जाएगा तो आप खुश रहोगे. पर मेरा 12 दिन से 13वां दिन गया तो डर आता है कि क्या मेरा प्रोसीजर बराबर से चल रहा है या नहीं. और इंसान मेंटली भी काफी टर्बुलेंस में चला जाता है, द पैनिक मोड. एग्जैक्टली. मतलब
इट्स लाइक जब हम ऑर्डर के लिए रुकते हैं, खाने के ऑर्डर के लिए बोलते 15 मिनट, अगर 10 मिनट में आ जाए तो खुश हो जाते हैं, 16वां मिनट होता है तो भूख इतनी ज्यादा लग चुकी रहती है कि हम लोग You can't wait we now. can't wait. Correct. तो just a simple way of putting it, but yes, about 15 days is what we look at in order. It is not 6 months unless आप 6 बार ये साइकिल करना चाहते हैं. करना. So it depends, मतलब आपको कितनी बार वो प्रोसीजर करवाना है. इनफैक्ट अगर मैं 6 बार भी साइकिल करने जाऊँ तो 3 महीने के अंदर हो जाएगा. ओके. ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिस प्रोसीजर इज स्मॉल, एक ड्यूरेशन इसका काफी कम है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 15 डेज, एक चीज मेरे दिमाग में नेचुरली आती है कि अब अगर एक इंसान को, आई मीन वुमेन को मेंस्ट्रुएशन हुआ एंड महीने में एक ही एग रिलीज होगा, सो इफ अगर आप ये प्रोसीजर 15 दिन में ही खत्म कर देंगे, विच विल मेक मी रियलाइज कि आप सिर्फ एक ही एग निकालोगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर. बिल्कुल नहीं रहा, हम लोग एक ही एग नहीं निकाल रहे. आई कैन नॉट मेक, देखो IVF में हम बोलते हैं या एग फ्रीजिंग के प्रोसीजर में बोलते हैं कि हमें एटलीस्ट 10 एग्स चाहिए ताकि हम आपको एक प्रेगनेंसी दे सके. हिरल, अगर मैं आपको 10 साइकिल करवाने लगो आप मुझे मार डालेंगे. क्योंकि then 10 महीने हमें लग जाएंगे. 10 महीने का बात छोड़ो, आप क्या 100 दिन इंजेक्शंस लेंगे? Obviously not correct. मतलब कोई महिला को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहते हैं हम. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक साइकिल में इंजेक्शंस में 10 दिन दे रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि हम जितना ज्यादा अंडा बढ़ाए हम बढ़ा सकते हैं. आप एब्सोल्युटली राइट बोले कि एक पीरियड में एक ही अंडा रिलीज होता है, पर इसलिए मैं ये इंजेक्शंस दे रहा हूँ डेली 10 दिन के लिए ताकि मैं ज्यादा अंडे बढ़ा सकूं, ताकि एक टाइम पे मैं एटलीस्ट 10 to 15 एग्स रिट्रीव कर सकूं. क्योंकि जब मैं ये 10 to 15 एग्स रिट्रीव कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकता हूँ, पॉसिबली 2, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट 2 चिल्ड्रन टू कंप्लीट अ फैमिली. तो इसलिए वी ट्राई टू डू इट दैट वे. एक अंडा हीरा, प्लीज दर्शकों को मत डराओ. मैं खुद डर गई थी ये बात करते टाइम. अच्छा, जब मैं ये बात कर रही हूँ, अब जैसे हमने बोला कि हम जब इंजेक्शंस देंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एग्स हम रिट्रीव कर पाएंगे. तो अगर एक वुमेन में से उसकी साइकिल के 15 एग्स हमने ऑलरेडी निकाल दिए, तो डू वी हैव दिस थिंग कि हमें मेंस्ट्रुएशन फॉर अ ईयर या मे बी मेनोपॉज आ जाएगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट. नाउ हिरल, आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट. अभी देखो क्या होता है, हमारी बॉडी ना इज क्रिएटेड ब्यूटिफुली. आई थिंक whoever created the body, when God created, he thought of everything. अभी क्या होता है कि हर महीने में 20 एग्स सिलेक्ट हुए जाते हैं जो बढ़ते हैं, पर उसमें से सिर्फ एक एग रिलीज होता है, पर बाकी के जो 19 एग्स देते हैं वो सब वेस्ट जाते हैं. तो एज एन IVF स्पेशलिस्ट आई टेक एडवांटेज कि वो बाकी के एग्स है उनको इंजेक्शन देके उनको बढ़ाऊं. तो क्या होता है कि आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा एग्स जो पड़े हुए हैं, और ये 20 एग्स जो है, अगर मैं ये महीने में एग्स रिट्रीव कर रहा हूँ, ये जो 20 एग्स है ये 3 महीने पहले सिलेक्ट रहते हैं. हर महीने में एक ग्रुप ऑफ एग्स सिलेक्टेड रहते हैं. तो इसका मतलब है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एग्स नहीं निकाल रहा हूँ. वो जो एग्स आने वाले थे जिसमें से एक रिलीज होने वाला था और 19 वेस्ट होने वाले थे, मैं वो वेस्टेज नहीं होने दे रहा हूँ, मैं उन्हीं में से एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ ताकि हम लोग को ज्यादा एग्स मिले. एंड वन मोर थिंग, अगले 1 साल के लिए पीरियड्स ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट जब हम लोग ये एग रिट्रीवल प्रोसेस करते हैं उसके 5-6 दिन बाद ही पीरियड्स तुरंत आ जाते हैं. ओके, सो हम पीरियड्स के टाइम पे ये चालू करते हैं 15 दिन का प्रोसीजर, एंड इन द नेक्स्ट 5 to 6 days. सो यस, कि होता है कि वो साइकिल में आपका पीरियड थोड़ा सा जल्दी आता है, मतलब 20 दिन में ही आपका पीरियड खत्म हो जाता है. करेक्ट. पर नेक्स्ट साइकिल ऑनवर्ड्स यू विल हैव योर रेगुलर पीरियड और इरेगुलर पीरियड डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर हिस्ट्री वाज बिफोर. करेक्ट. तो मतलब इसमें एक वुमेन को शी डजंट कॉम्प्रोमाइज द मेंस्ट्रुएशन पीरियड. एब्सोल्युटली. सो शी डजंट. सो डज शी गो थ्रू एनी काइंड ऑफ मैसिव पेन? सिर्फ वो नीडल वाला पेन है? बट तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट नाउ, अब मैं एक चीज बताता हूँ. माय वाइफ एंड आई, हम लोग ने हमारे एम्ब्रियोज फ्रीज किए थे 2016 में. ओके, बिकॉज we wanted to focus on our careers. We didn't know when we wanted to have a baby. तो हम लोग ने freeze किए. My wife has taken the injections. Touch wood, she didn't complain to me. पर थोड़े पेशेंट्स रहते हैं जिनको डर लगता है. देखो, मेरी वाइफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, तो शायद उसको नीडल से इतना डर नहीं लगता है.
बट देर आर सर्टेन पेशेंट जिनको नीडल से डर लग सकता है. Oh. तो if you're scared, then obviously that little bit of fear factor of pain is always going to be there. Correct. At the same time now, हमारे पास अभी needles आ गए जो less than 1 millimeter thick रहते हैं and less than 1 centimeter long रहते हैं. Okay. तो वो सिर्फ स्किन में जाते हैं, तो कभी कभी बार फील भी नहीं होता कि इंजेक्शन ले रहे हैं. Correct. So we call them the painless injections. Hmm. So in that way, it all depends कि हर person का approach कैसा रहता है. As I said, Hiral, and I told you this even before, कि anesthesia देते हैं. So you're knocked out completely during the procedure. Correct. तो जब हम pick up करते हैं, you're completely asleep. And plus अभी painkillers जो है available, they are so good that they ensure कि आप जब उठते हो anesthesia से आपको कुछ feel नहीं होता है. कभी कभी थोड़ा सा डल एकिंग फील हो सकता है, या जैसे पीरियड आने वाला क्रैम्प्स आता है, हल्का सा फील हो सकता है, जो एक सिंपल टैबलेट के साथ मैनेज हो जा सकता है. एब्सोल्युटली. सो इट बेसिकली इस चीज का आंसर हम ऐसे देखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट विद द नीडल्स. नो, आई एम गोइंग टू आंसर इट दिस वे कि इट इज रिलेटिवली पेनलेस. ओके. इट इज रिलेटिवली पेनलेस प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे. यस. तो डॉक्टर, हमने पूरा प्रोसेस ऑफ एग फ्रीजिंग समझ लिया, बट अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसको कराना चाहिए. मतलब कौन है जो ये मतलब एकदम परफेक्ट कैटेगरी में आ जाते हैं कि ओके दे शुड गो फॉर एग फ्रीजिंग. लुक, आज टुडे वी आर इन द एरा ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. आई थिंक women जो है, they are trying to focus on their careers, they are trying to focus on their studies, they may not have found the right partner. तो ऐसा भी होता है. तो ये 3 मेन रीजंस रहते हैं जो हम लोग बोलते हैं कि सोशल रीजंस. करेक्ट. तो बिकॉज ऐसा कोई मेडिकली इंडिकेटेड सिचुएशन नहीं है जिसके वजह से आपको एग फ्रीजिंग करना पड़ता है. देखो, वन ऑफ द मोस्ट मेडिकली इंडिकेटेड रीजंस इज कैंसर, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी करना पड़ता है, फिर कीमोथेरेपी रहता है और रेडिएशन रहता है. कैंसर, कीमोथेरेपी और रेडिएशन जब ये एक साथ होते हैं तब एग का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो सकता है. एंड देन फ्यूचर में जाके रेडिएशन के वजह से या कीमोथेरेपी के वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं रख पाते. तो इसलिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स को एग फ्रीजिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि वो अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं आगे जाके, वो अपने ही एग से प्रेगनेंसी रख सकते हैं. सोशल रीजन जब मैं बोलता हूँ कि जो मैरिज लेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायना हेडन, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज शी इज बीन वेरी ओपन अबाउट इट. एंड डायना हेडन बेसिकली उन्होंने अपने एग्स फ्रीज किए क्योंकि उन्होंने पार्टनर नहीं, शी हैडंट फाउंड द राइट पार्टनर. करेक्ट. तो शी वॉज वे अहेड. शी इज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने अपने एग्स फ्रीज किए सोशल रीजंस के लिए. Okay, so and she did this in 2008 or 9. So her vision, her thought process was so much. I guess इसलिए वो Miss Universe बनी थी. So the thing is कि जब social reasons के लिए कर रहे, it is better to do it early rather than late. Correct. So women who are focusing on their careers, women who have not found the right partner, or women who are pursuing further studies and want to focus on themselves should consider egg freezing. Correct. But when you talk about celebrities, there are a lot of celebrities also coming in and talking about this. जैसे अभी हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, so she's also done that. और हम बात करें मोना सिंह की, एकता कपूर. So काफी देखा जा रहा है कि सेलिब्रिटीज वाला जो एक लाइन होता है इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने और इस चीज के बारे में बात करें. Absolutely. I think that is so good कि they are talking about. I think that is so good कि वो अवेयरनेस बढ़ा रहे. देखो, जब सेलिब्रिटीज बात करते हैं, वो एक सिचुएशन के अवेयरनेस के बारे में बताते हैं. I'm going to give you a simple example. आप अभी प्रियंका, एकता और आई थिंक डायना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. पूनम पांडे, वो एक सिंपल एग्जाम्पल हो. करेक्ट. उन्होंने सर्वाइकल कैंसर में भी शायद गलत तरीके से आगे लाया, बट शी ब्रॉट अबाउट द अवेयरनेस. HPV वैक्सीनेशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर. इनफैक्ट सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स इन वुमेन इन इंडिया. तो इसके बारे में अवेयरनेस आती है तो लोग फिर इसके बारे में सोचते हैं और फिर अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन लेते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल ऑफ दीज वुमेन एक्टर्स आर
टॉकिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं. Yes. And what I've liked about it, they are talking about what is the right age also to freeze the eggs. Correct. Now, lots of, abhi, I'm going to give an example of Diana because she froze her eggs with us. Diana ने अपने eggs age of 31 में freeze किए. Okay? But she found a partner 9 years later. So when she was apparently 39. When she was 40. तो When she was 40. तो उन्होंने अपनी पहली प्रेगनेंसी 40 पे की और दूसरी प्रेगनेंसी 42 पे की. So what I'm saying is she is, so उसका विजन क्या था? Correct. You understand? And when you talk about 2008, because she froze it in 2008, इसका मतलब ये होता है कि आजकल ये ट्रेंड में बातें हो रही हैं, लेकिन ये चीज प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, काफी टाइम से प्रिवेलेंट है. Being very honest, हीरल, ये 85 में पहला फ्रीजिंग हुआ था, 1985 में. तो obviously अभी जो टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, has improved massively. In fact, हमारा जो यूनिट है, उन्होंने विट्रिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम लाया था 2008 में या 2008 में. तब डायना सेड कि मुझे ये करना है. एंड हम लोग डर रहे थे बिकॉज इट वाज अ न्यू टेक्निक टू फ्रीज एग्स. एंड अभी विट्रिफिकेशन बिकम सो सिंपल. तो 85 में बहुत डिफिकल्ट था, फिर 90s में इम्प्रूव हुआ, 95 में इम्प्रूव हुआ, 2008 में नई टेक्नोलॉजी आई विच रेवोल्यूशनाइज्ड एग फ्रीजिंग, और अभी हम लोग सिर्फ विट्रिफिकेशन यूज करते हैं. सो एग फ्रीजिंग दैट वे हैज बिकम अ वेरी सेफ प्रोसेस विच हैज बीन देयर फॉर डोंकीज इयर्स, बट अभी वो सेफ गुड विद ग्रेट साइंटिफिक एविडेंस आ चुका है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि जब डायना 2008 31 that she was at the ideal age. Correct. She was at the ideal age, and I love the fact that the celebrities are talking about egg freezing because सब महिलाओं को ideal age पे egg freezing करना चाहिए. When we talk about ideal age, तो 31 को आप ideal age में डाल रहे हैं, तो what is this age group जो आप ideal age देखते हो कि healthy egg production हम यहाँ पे preserve कर सकते हैं? See, ideally हम लोग कहते हैं कि any time after 25 to 35 would be ideal. इनफैक्ट आप 40 पे भी फ्रीज करते हैं, 25 के पहले भी फ्रीज कर सकते हैं. बट जब मैं खुद देखता हूँ 25 आई थिंक यू स्टिल अ लिटिल बिट यंग, तो आई से 27 to 33 इज द आइडियल टाइम कि आप एग्स फ्रीज कीजिए. बट आफ्टर 33 देन योर एग numbers will start reducing, the quality of eggs will also start reducing. But empower yourself. जब भी opportunity मिले फ्रीज करिए eggs. I recently had a patient who was 38 जो egg freezing के लिए आई. अच्छा, okay, so वो उसका actually I got good quality eggs and I got good number of eggs. तो आप till you don't go meet your doctor, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपका सिचुएशन क्या है, क्या आप एग फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं या नहीं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द हेल्दी एज, यू टॉक्ड अबाउट 27, करेक्ट. बट अगर एक लड़की को 18 की उम्र में करना है, तो मतलब अपने पास है ना, मतलब 18 वाले लोग भी कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा ग्रे जोन हो जाता है. सोशल रीजंस के लिए जनरली हम 21 के बाद बोलते हैं, क्योंकि द ART लॉ सेल्स की 21 के बाद ही कोई IVF प्रोसीजर कर सकते हैं. अच्छा. पर अगर कोई मेडिकली इंडिकेटेड केस है तो डेफिनेटली वी कैन डू इट बिफोर दैट. सो वी कैन डू इट अगर सिर्फ मेडिकल रीजंस इन्वॉल्व है तो. ओके, सो फ्रॉम 21 अप टू व्हाट एज कैन अ वुमन फ्रीज द एग? As I said, आप 50 के एज तक फ्रीज कर सकते हैं. हाँ. पर आफ्टर 40 योर चांसेस आर गोइंग टू बी लेस. मतलब आपके चांसेस कम होने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे उम्र बढ़ता है एग का क्वांटिटी कम होता है, एग का क्वालिटी भी कम होता है. इसलिए विमेन को मेनोपॉज रहता है, बिकॉज वो अंडे की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसकी वजह से मेनोपॉज आ जाता है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप आइडियल एज है 27 to 33, बट यू कैन फ्रीज इट इवन अप टू 35 and 40. अगर आपने आई थिंक बधाई हो पिक्चर आई थी नीला गुप्ता जी की, जब वो 43 पे प्रेग्नेंट हो जाती थी. तो ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी नहीं रख सकते उस एज पे, पर इट योर चांसेस आर लेस. क्योंकि देखो नीला गुप्ता वो एक थी 43 ईयर ओल्ड की. करेक्ट, यू अंडरस्टैंड? करेक्ट. तो अगर समझो किसी ने 43 पे अपना एग फ्रीजिंग किया और मे बी 35 पे किया, तो वो वुमेन कब तक वो एग को यूज कर सकती है? इज देयर एनी लिमिट टू इट? यस एंड नो. अगर हम सिर्फ एग्स का देखने जाए, आई कैन फ्रीज देम फॉर लाइफ लॉन्ग. अभी मेरे खुद के एम्ब्रियोज 10 साल से पड़े हुए हैं मेरे यूनिट में, जो मैं रखा हूँ. पर अभी ART लॉ जो आया है, इट्स बीन
gazetted only 2 years ago. अच्छा. उसमें कहते हैं कि हम IVF सिर्फ एज ऑफ 50 तक कर सकते हैं वुमेन के लिए. तो अगर आप 35 पे फ्रीज करते हो, आपके पास सिर्फ 15 साल है वो एग्स यूज करने के लिए. उसके बाद द लॉ डजंट अलाउ. अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. बट अगर हम देख सकते हैं कि कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं, आई थिंक इट्स लाइफ लॉन्ग. क्योंकि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है वो हम लोग बोलते हैं कि -196 डिग्रीज सेल्सियस पे रखा जाता है. इट इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जिस पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता है. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल एज को फ्रीज कर रहे हैं. करेक्ट, बिकॉज जिसने 27 की उम्र में फ्रीज किया और वो 40 में वो चीज को, फॉर एग्जांपल शी वांट्स टू यूज इट एट 40, तो उसका एक का जो वो यूथ का वो एक ये रहेगा, दैट विल बी 27 ओनली. आई एम सो हैप्पी आपने ये पॉइंट लाई है, बिकॉज करेक्ट से आप जैसे बोले कि 27 के एज पे उन्होंने एग्स फ्रीज किए. करेक्ट. और वो 40 के एज पे यूज करना चाहती है. वन, उसका रिस्क ऑफ बेबी हैविंग एनी क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज या जेनेटिक प्रॉब्लम्स इज मच लेसर, क्योंकि उसका अंडा अभी भी 27 साल का है. नंबर 2, quality of egg is much better at 27 than at the age of 40. Correct. So that is another advantage. So that makes it ki her chances of getting pregnant are also better at the age of 40 if she's using her eggs of 27. Okay. But here one more thing I want to bring up before we get ahead on this point. Just remember कि हिरन अगर एग्स फ्रीज किए उसका मतलब नहीं है कि IVF थ्रू ही प्रेगनेंसी होगा. ये एक फर्टिलिटी इंश्योरेंस जैसे हम रख रहे हैं. अच्छा. यू कैन कंसीव नेचुरली. दिस यू आर डूइंग कि अगर कोई डिफिकल्टी हो मुझे आगे जाके प्रेग्नेंट होने में, करेक्ट, मेरे यंगर एग्स, इसलिए मैं बोला आपका क्वालिटी एंड योर चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर मच बेटर विद द यंगर एग. तो इसका मतलब है कि आप अगर नेचुरली कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपके एग जो आपने पहले फ्रीज किए थे विल गिव यू अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ प्रेगनेंसी नाउ. Correct. So it's just a safer option always you have, because X का तो life is unlimited. Now see, I'll tell you what, life insurance लिया है आपने हीरा, इसका मतलब नहीं है ना कि आप कल You're gonna die tomorrow. आप कल तो आपको कुछ होने नहीं वाला है. आप सेफ्टी के लिए ले लो. This is similarly. See, क्या होता है कि अगर आपने डिसीजन दिया, जैसे आपने 40-year-old आई, now my average age of patients is 35 plus. जब 40 की उम्र पे आते हैं, when they're trying to get pregnant, it's more difficult. मतलब हमारे लिए भी एक चैलेंज रहता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एग्स इज पुअर. पर अगर ये लेडी ने 27 पे ही एग्स फ्रीज किए होते, it would definitely make a big difference because the success rates are going to be 3x. करेक्ट. बट जब हम एग क्वालिटी की, जैसे अभी आपने बात की कि एग की क्वालिटी 27 वाली ही रहेगी, तो ऐसा होता है क्या कि आजकल जो वुमेन है उनका जो एक इनटेक है फूड, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हिंडर हो चुका है. अगर हम 30 इयर्स बैक देखें तो लोगों के खानों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें थी. बट आज के टाइम में पीपल आर कंज्यूमिंग जंक एंड दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग. तो क्या वो सारी रीजन से एग पे एक अफेक्ट हो जाता है एट अ यंगर एज? इज इट दैट वन हेल्थ कॉज जो हम देखते हैं? यू आर लिटरली प्रीचिंग जो वर्ड्स मेरी माँ सबको कहती है. सो माय मदर इज आल्सो एन IVF स्पेशलिस्ट. तो द थिंग इज कि हीरा, लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. करेक्ट. अभी खाने का मैं बाद में आ जाऊंगा, पर आई वांट टू टॉक अबाउट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स. इनफैक्ट आजकल काफी बढ़ चुका है. यस, ड्रिंकिंग डज हैव एन इफेक्ट. स्मोकिंग इज द वर्स्ट. जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं आप, अराउंड 800 केमिकल्स है जो आप इनहेल कर रहे हैं. तो दैट कॉजेज ऑक्सीजन रेडिकल्स टू फॉर्म इनसाइड योर बॉडी, और फिर ये रेडिकल जाके आपके एग्स को डैमेज करता है. तो क्या होता है कि जैसे एज बढ़ता है और आप लॉन्गर टाइम स्मोकिंग कर रहे हो, वो डैमेज बढ़ते जा रहा है और आपके एग्स का क्वालिटी कम हो जाता है. एंड इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, इफ यू आर स्मोकिंग मोर ऑफन, अबॉर्शन के रिस्क ज्यादा बढ़ते हैं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज के रिस्क ज्यादा बढ़ते हैं. ड्रग्स इक्वली बैड. और मैं ड्रग्स जब बात कर रहा हूँ, मैं नहीं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ जैसे कोकेन, हेरोइन और ये सब जो डिफिकल्ट रहते हैं. जैसे मैं सिंपल चीजें जैसे गांजा, हशीश, जो ऑलमोस्ट हर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सब आजकल ऐसे लगता है कि रिक्रिएशनल हो गया है कि वो नॉर्मल है.
इससे भी काफी डैमेज हो सकता है एग्स को, ना कोई एग्स को, स्पर्म्स को भी हो सकता है। अच्छा। तो लाइफस्टाइल हैज प्लेड अ मेजर रोल। जब हम फूड के बारे में बात करते हैं, आई थिंक हम लोग जिस कॉन्वर्सेशन कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड दिस की, हम लोग जब भाग दौड़ करते हैं, आई टेल यू एज अ डॉक्टर माय फूड हैबिट्स आर हॉरिबल। मैं ब्रेकफास्ट होपफुली टाइम पे कर लेता हूँ, आई ईट माय नाइस एग्स व्हिच इज हेल्दी। हाँ। अभी अगर मेरा दिन लंबा चल रहा है और हिरल आपका भी अगर समझो, लंच नॉर्मली 12-1 बजे हेल्दी इंडिविजुअल को करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। अगर हमारा काम चलते रहता है, 3 बजे काम खत्म होता है, ओपीडी खत्म होती है या सर्जरी खत्म होती है, और जब बाहर आते तब याद आता है कि भूख लगी है। अभी हमें चाहिए खाना 5 मिनट में। अब मुझे बताओ हिरल, मैं आपको कॉलेज डेज में वापस लेके जाता हूँ, कौन सा खाना आपको इजीली अवेलेबल मिलता है 2 मिनट में सबसे नजदीक? इजीली अवेलेबल I would say idli or something like that. ठीक है, आप अभी हेल्दी बोल रहे हो तो ठीक है, पर समोसा और वड़ा पाव वो सबसे ज्यादा इजीली For अवेलेबल sure. एंड मैं इसलिए बोला मैं आपको कॉलेज डेज पे वापस लेके जा रहा हूँ। Correct. तो जब हम समोसा और वड़ा पाव इजीली मिल जाता है तो तुरंत खा लेते हैं। हाँ। सी आई एम नॉट सेइंग कि आप समोसा मत खाओ, वड़ा पाव मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, पास्ता मत खाओ, फूड रिस्ट्रिक्शन जैसा मॉडरेट करो यार। हाँ। मतलब एक समोसा खाओ या एक वड़ा पाव खाओ, ऐसे मत जाके अपना मील करो 4 समोसा पाव, 4 वड़ा पाव, एक डोमिनेटर पिज्जा या ऐसा कुछ खा के। एक स्लाइस खाया या 2 स्लाइस खाया, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमें ऐसा नहीं करना है कि किसी को लाइफ नहीं जीने देनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम वी वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज मॉडरेशन। सी योर जंक फूड्स आल्सो आजकल प्रिजर्वेटिव्स और सब है, अभी हमें नहीं पता कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अभी मैं और एक चीज बताऊंगा which I forgot to talk. I spoke about smoking, I spoke about आजकल वेपिंग बहुत बढ़ गया है। Yeah, vaping is a culture now and it's very common in It's college. so common. Correct. College children, even adults. They find it cool and that is why it's more prevalent. So I'll tell you, for college children उनको cool लगता है। Correct. Adults जब मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोग 27 to 32 एज ग्रुप है, वेप से स्मेल नहीं आता है। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अगर आप 5 सिगरेट मारने 5 बार नीचे जाते थे, अभी अगर आप वेप कर रहे हैं हर 15 मिनट में आप या 5 मिनट पे वेप कर सकते हैं रूम में ही, क्योंकि ये नहीं है। एंड दिस ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द एग्स एज वेल एज द स्पर्म्स। तो द एंटायर कॉन्सेप्ट आपने जो बात की है, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग फूड्स, यस दैट डज। तो अगर आप एग फ्रीजिंग के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नॉनवेज छोड़ दो, बिकॉज दैट्स अनदर क्वेश्चन काफी बार आता है कि चिकन, मटन ये सब छोड़ना चाहिए, गर्मी बढ़ जाती है। नो, ईट फूड, पर आप केंटकी फ्राइड चिकन मत खाओ, घर का पका हुआ चिकन खाइए, या ग्रिल्ड चिकन, बाहर जा रहे हैं तो तंदूरी खाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच रहते हैं उनको बढ़ाइए, इससे आपका एग क्वालिटी बढ़ेगा। अभी आपको याद है मैं बता रहा था कि ये एग्स 3 महीने पहले 3 महीने पहले चूज हो गए थे। तो रिमेम्बर, आपको एटलीस्ट 3 महीने स्मोक फ्री रहना चाहिए एंड 3 महीने से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करवानी चाहिए, ताकि आप एग फ्रीजिंग में बेस्ट रिजल्ट दे सके। बट एक जैसे अगर बोले, अगर एक वुमेन को अगर शी स्टेज अवे फ्रॉम ऑल दिस, तो उसका जो वो एग प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी टाइम तक हेल्दी ही रहेगा, राइट? मतलब हमें फिर सिर्फ प्रोसीजर की 3 महीने पहले ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। बट इफ अ वुमन इज एक्चुअली स्टेइंग अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ऑप्टिंग फॉर बेटर ऑप्शंस, तो आई थिंक एक अपना जो एक एज बैंड है 35 वाला, वो 40 तक जा सकता है। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस मिथ अप। Oh. I am so glad you brought this myth up. Okay. In fact, एक रिसर्च पेपर है जो कहता है कि इंडियन वुमेन का एग रिजर्व अमेरिकन और यूरोपियन से ज्यादा जल्दी गिरता है। Considering we are also one of the highest population in the world, it has been seen कि इंडियन वुमेन का एग रिजर्व जल्दी गिरता है। तो just because smoking and drinking नहीं करते या ड्रग्स नहीं करते, या आप घर का ही सिर्फ रोटी सब्जी सब खाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपका एग रिजर्व यू कैन प्रोलॉन्ग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज है, देयर आर अदर मेडिकल कंडीशन सच एज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो ब्लड आपके पीरियड्स का रहता है जो बाहर आता है, वो आपके ट्यूब्स थ्रू पेट के अंदर जाता है और एग्स में चिपकता है।
इससे एग का रिजर्व भी कम होता है और एग का क्वालिटी भी कम होता है। और इसके सिम्टम्स जनरली रहते हैं painful periods, painful sex and infertility. And sometimes it is symptomless. कुछ सिम्टम्स नहीं रहते, पता ही नहीं चलता है। जब आप आपके गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे कभी एक रेगुलर चेकअप करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आया है, जैसे आप इनफर्टिलिटी का, जब वो चेक करते हैं उनको पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो जब आप चेक करते हैं तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका रह सकता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये मिथ निकाल दीजिए कि इफ लाइफस्टाइल इज मेंटेन तो अच्छा है। इफ लाइफस्टाइल इज मेंटेन, यू आर रिड्यूसिंग योर चांसेस ऑफ डैमेज, बट यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर चांसेस ऑफ प्रोलॉन्ग। थोड़ा प्रिजर्व हो सकता है, यस, बट एकदम से हम उसे हटा नहीं सकते। देखो, अनफॉर्चुनेटली एजिंग को रिवर्स करना कोई nobody's found it. Correct. Whoever finds it will get the Nobel Prize. Correct. Absolutely. And I don't see it coming now. So डॉक्टर, आपको लगता है कि इसमें ओबेसिटी भी एक रोल प्ले करता है कि अगर एक इंसान ओबेस है so it actually affects the eggs? So obesity in terms of eggs ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकता है, पर क्या होता है कि जो इंजेक्शंस मैंने बात किए थे प्रोसीजर में, करेक्ट, उसके डोसेजेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। नंबर 2, फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। मे नॉट अफेक्ट द एग फ्रीजिंग प्रोसेस, बट मे अफेक्ट द फर्टिलिटी आगे जाके, क्योंकि जब ओबेसिटी होता है फिर प्रेगनेंसी के चांसेस भी थोड़े से लो हो जाते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में जो बात कर रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक ही समोसा खाओ, 4 मत खाइए। It's not about telling you don't eat it. It's all about moderating, because when we want to go for a pregnancy, see, अगर obesity है उसका मतलब नहीं है कि आप pregnant नहीं हो सकते, पर जब obesity है pregnancy होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और अगर pregnancy होती है, pregnancy में complications होने के chances भी बढ़ जाते हैं। तो जब हम egg freezing के लिए जाते हैं, my 2 major concerns are, actually I shouldn't say 2, 2-3 है। एक है कि इंजेक्शंस के डोसेजेस बढ़ जाते हैं, जो प्रोसीजर पिकअप का रहता है जहाँ पे मुझे अंडे बाहर निकालने हैं, थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाता है। और तीसरा है कि एनेस्थीसिया जो देते हैं, एनेस्थीसिया ड्रग्स ज्यादा लगते हैं, और वो एनेस्थीसिया देने में भी कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है और थोड़ा एक्स्ट्रा पेन, जो आपने कहा पेन लेस है, पेन और कॉस्ट। yeah, actually that was a very nice point. You said cost. आज के टाइम पे एक इंसान जब कोई चीज़ के लिए ऑप्ट करने जाता है, the first thing comes in the head is the amount I have to pay for it. So अगर मैं बात करूँ कि okay, what cost will the whole procedure be? अभी क्या होता है कि जब लोग celebrities को देखते हैं, so they always feel that okay, the costing of this thing will be very high, और हम करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। तो आप हमें इस पे एक बेटर आइडिया दीजिए कि हमारा प्राइस रेंज कितना तक जाता है फॉर दिस होल प्रोसीजर। सो एज आई सेड कि देखो, जब हम एग फ्रीजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, द कॉस्टिंग इज समथिंग दैट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, बिकॉज एक चीज पे हम बोल रहे हैं कि सेलिब्रिटीज एग फ्रीजिंग कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात कर रहे हैं, सो देन व्हाट हैपेंस इज वो इसका कॉस्ट काफी रहेगा, इसका कॉस्ट 4 लाख 5 लाख 6 लाख रहेगा, क्योंकि सिर्फ सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। बट नाउ बिकॉज इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ चुकी है, वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि यस इट इज एक्सपेंसिव। मैं नहीं बोलूंगा कि ये एकदम ही इजीली ऑप्ट कर सकते हैं, but the costing is somewhere between 80,000 to 2 lakh rupees. Okay. Now why I say it that way कि जैसे मैंने अभी हम लोग ने बात किया था कि डोसेजेस बढ़ते हैं, करेक्ट, तो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना डोसेज लगता है उस पे आपका कॉस्ट फैक्टर वेरिएशन करता है। हाँ. और फिर एक बार फ्रीजिंग हो गया, फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं जहाँ पे आपके एग्स का फ्रीजिंग रहता है। सो बेस्ड ऑफ दैट इट डिपेंड्स, योर इनिशियल पेमेंट इज समवेयर बिटवीन 80,000 to 2 lakh rupees, एंड देन उसके बाद आपके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं। करेक्ट। सो मतलब अगर किसी को सोशल रीजंस या हेल्थ रीजंस व्हाटएवर इट इज, इफ दे गो टू अ गायनो एंड दे कंसल्ट इट, तो अ नॉर्मल पर्सन आल्सो इफ he wants to be very safer, she या मतलब I can't freeze his eggs, मैं अब तक इतना शातिर नहीं हुआ, वरना उसके लिए भी नोबेल प्राइज मिलेगा। बट नहीं, अगर मतलब
वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर दिस प्रोसीजर. बट टॉकिंग अबाउट मेल ऑल्सो, आई थिंक देयर इज ऑल्सो द टर्म कॉल्ड एज स्पर्म फ्रीजिंग, करेक्ट? सो वो जो स्पर्म फ्रीजिंग है, अब एक चीज आती है, ये चीज जब हम सोचते हैं कि मेल का जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो तो काफी अबंडेंस में होता है. अब फीमेल्स का ऐसा है कि वंस अ मंथ हुआ, एक ही हुआ मंथ में, बट मेल का तो इट्स टू मच. तो are there people who are going for these procedures for social reasons? Okay, number one, I want to break a myth over there which you just brought up. Okay. Remember, infertility mein 50% of the factor is the sperm factor. So almost in half the cases, the man has a problem due to which the pregnancy is not happening. Okay. So let's not talk about, yes, they have abundance of sperm, but there are 50% who have no sperms. I won't say zero sperms, but have very little sperms. Correct. Or there's some problem in them. But yes, अगर हम sperm freezing के बारे में बात करते हैं, generally for social reasons, it's not done. क्योंकि male production of sperm happens till the age of 70. मतलब 70 की उम्र के तक होता है. जब हम महिला को देखते हैं, 40 to 50 में उनका अंडे का ताकत कम होता है और मेनोपॉज आता है. Correct. तो इससे हमें एग फ्रीजिंग अर्ली करना पड़ता है. पर मेन में ऐसा नहीं है. हाउएवर अभी थोड़ा सा रिसर्च आने लगा है कि जो कह रहा है कि अगर मैन का एज बढ़ जाए तो उसमें स्पर्म के डीएनए में इश्यूज हो सकते हैं जिसके वजह से बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके. तो जैसे ये रिसर्च बढ़ेगा शायद फॉर सोशल रीजन स्पर्म फ्रीजिंग मे इंक्रीज. करेक्ट. एट द सेम टाइम स्पर्म फ्रीजिंग इज नॉट एज technically challenging as it is for women for egg freezing. Because somewhere हम women के अंदर से we are getting it out. And plus injections देने पड़ते हैं महिलाओं को. हाँ, correct. Men just have to give us the sample and we just have to freeze the sample. तो इसके वजह से it's less technically challenging. Correct. In addition, generally social reasons के लिए freeze नहीं करते. हम usually sperm freezing करते हैं जब अगर कोई cancer detect हो. Again, इनको भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन देना पड़े, या अगर टेस्टिकुलर कैंसर हो और टेस्टिकल निकालना पड़ रहा है तो उसके वजह से हम लोग एग फ्रीजिंग फिर प्लान करते हैं ताकि स्पर्म फ्रीजिंग प्लान करते हैं. स्पर्म फ्रीजिंग प्लान करते हैं ताकि हम वो स्पर्म्स को फ्रीज कर सके. Because if he wishes to have a baby in the future, then we can use his sperms to help him and his partner get pregnant. Correct. But when we talk about the social reasons, तो अगर for example एक couple है which have a very major age difference, okay, the girl maybe is around 25 and the guy is around 40, because which is actually nowadays it's possible. Yes, it is possible. So अगर वैसा रीजन है तो डू डॉक्टर्स सजेस्ट कि या हाँ अब आपका एज 40 है, सो नाउ यू आल्सो प्रिजर्व योर स्पर्म एंड द गर्ल आल्सो गोस फॉर द एग फ्रीजिंग. सो आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस पॉइंट अप बिकॉज एक सिचुएशन मेरे माइंड में आया जो काफी बार मेरे सामने आता है. नो, आई वुडंट आस्क हिम टू फ्रीज हिज स्पर्म बिकॉज अभी तक देयर इज नो कॉन्क्रीट रिसर्च व्हिच सेज कि मर्द का एज बढ़ रहा है तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. अच्छा. बट एट द सेम टाइम वी आस्क देम टू try and conceive as quickly as possible, but not in terms really. Generally, जब इतना age difference होता है, it's all dependent on the couple. We always advise embryo freezing at this point. But for the male partner's age, हम लोग नहीं कहेंगे कि आप sperms freeze कर लीजिए. Yeah. Okay. But ऐसे situation जब आपने social reasons, it's something जो मेरे दिमाग में आया. Now काफी couples रहते हैं जहाँ पे महिला बॉम्बे में काम कर रही है, husband दुबई या मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, शिप पे जा रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू हैव अ प्रेगनेंसी. अभी अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर वे ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट एक्सेप्ट ईदर यू हैव सेक्स और यू गो इन फॉर एन IVF. करेक्ट. तो नाउ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 15 दिन है एग फ्रीजिंग के लिए, पर हस्बैंड के पास सिर्फ 10 दिन की छुट्टी है. हाँ. तो इस सिचुएशन में एंड सपोज पार्टनर का पीरियड उसी 10 दिन में नहीं आया तो मैं इंजेक्शंस भी नहीं चालू कर सकता. सो इन सच अ केस मैं 2 या 3 सैंपल्स उसका फ्रीज करता हूँ क्योंकि हमें 2 से 3 दिन का गैप चाहिए. तो उसके वजह से हम लोग उनका स्पर्म्स फ्रीज करते हैं और जब हम लोग उनके पार्टनर का एग्स रिट्रीव करते हैं हम वो फ्रोजन स्पर्म्स को यूज करते हैं बेबी तैयार करने को. Okay, correct. So this could be one social reason which you brought up, which can be done. It sounds like some magic, you know, the guy is not here, but you can still do it. So I mean, yeah, somewhere we have gone so far with technology. मैं एक छोटी सी चीज बोलूं. In fact, अभी कुछ labs में ऐसा देखा जा रहा है कि you can make sperms
out of skin cells, out of your skin cells. तो इसका मतलब है आगे जाके शायद महिला को मर्द की जरूरत ही ना पड़े बेबी रखने के लिए. Okay, that was a very interesting fact actually. I never knew that. Doc, in the middle of the conversation, somewhere you mentioned about you and your wife, like embryo freezing stuff and like that. अभी जब embryo freezing की बात आती है, तो ये कुछ अलग होता है egg freezing से? So it is a similar process. मतलब उस लाइन्स पे ही है कि हम लोग महिला को इंजेक्शन देते हैं 10 दिन के लिए. एक बार एग्स तैयार होते हैं तो हम लोग एग्स रिट्रीव करते हैं, दोनों एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए. अच्छा. अभी एग फ्रीजिंग में एक बार एग्स मिल गया, हम एग्स को फ्रीज कर देते हैं. एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या होता है कि हम अपने पार्टनर के स्पर्म्स लेते हैं, वो स्पर्म्स को हम लोग एग्स में इंजेक्ट करते हैं. वी क्रिएट अ 3-day बेबी इन द लैब एंड वो एम्ब्रियो हम लोग फ्रीज करते हैं. It has the same concepts of egg freezing, but इसमें क्या है कि you found a partner, but you are not willing to consider having a baby now. Like now, me and my wife both are doctors. I'm an IVF specialist. My wife's a breast cancer surgeon. We both wanted to establish our practice, focus on our careers. So we decided to freeze our embryos because हम तैयार नहीं थे कि हमें तुरंत बेबी चाहिए था. In fact, surprisingly for doctors, my wife and I got married at a very young age. Okay, we almost completed 16 years. Okay, so that's something that is there. So for us, we weren't ready to have a child at that time because we were still studying. हम लोग अपना specialization फिर super specialization. So this is where that social factor comes. So say now I'm not saying that everyone gets married as young, or rather I should not say that, because as a doctor community, for the age I got married at was young, but there are people who get married younger, obviously. But suppose they, for any reason, they don't want to have a baby. One main reason for हमारे embryo freezing था कि हम अपने मम्मी पापा को बोलने थे, देखो एम्ब्रियोस फ्रीज किए, बच्चा करेंगे, थोड़ा टाइम दो हमें, वो सेफ्टी रखी है, वो सेफ्टी रखी है. Correct. But at the same time, if like as you said, the 25-year-old and the 40-year-old. 40-year-old probably बोल रहा होगा कि अभी बेबी करते हैं because मेरा एज बढ़ गया. 25-year-old बोलती होगी अरे मुझे अपना MBA करना है, मुझे अपना करियर सेट करना है, मैं अभी 25 हूँ फॉर हर. तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है चलो एम्ब्रियोस फ्रीज करते हैं, क्योंकि अगर आगे जाके हमने कुछ प्रॉब्लम रहा प्रेगनेंसी अचीव में, अपने एम्ब्रियोस एटलीस्ट यंग है. अच्छा. सो देन एट द एज ऑफ 30-31 she can possibly get pregnant naturally also. Correct. But at 30-31 she can then use those embryos if she's not getting pregnant naturally. Okay, so to break it down more easier, अपना egg freezing एक step तो है, इसके ऊपर just next वाला अपना step आता है, that's embryo freezing. Okay, yes. Okay, now we understand it more nicely. So now we've talked about sperm freezing, egg freezing, ovary freezing. एक चीज और जो मैंने कहीं ना कहीं देखी थी, that is ovarian freezing. अभी this thing is not so famous, मतलब not everyone is talking about it, but ये भी चीज है. तो what is it? What is ovarian freezing? हिरल, तुम बहुत पढ़ के आई हो, मुझे ऑफ गार्ड पकड़ रही हो. बट ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग इट्स जहाँ हम लोग ओवरी लेते हैं और एंटायर ओवरी को फ्रीज करते हैं. The whole ovary. The whole ovary. Okay. अभी इसमें से एग्स नहीं निकाल रहे, we are freezing the ovaries. अच्छा. Okay. It's a complex process. I'm not going to get into the details of that procedure, but it's not something that we recommend for social reasons. Okay. Okay. It is something that is recommended in पेशेंट्स जहाँ पे हम लोग ओवरी को सेव नहीं कर पाते. लाइक शायद अगर एंडोमेट्रियोसिस हो और बहुत चिपका और ओवरी ही निकालनी पड़े, तो उस टाइम पे ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग करते हैं. या अगर कोई अब्डोमिनल सर्जरी कैंसर के लिए हो या कुछ हो, या उधर हम लोग जब सर्जरी के वक्त ही कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने वाले हैं, तो ओवरी निकाल के फ्रीज करते हैं ताकि वो ओवरी को डैमेज ना हो और हम आगे जाके भी यूज कर सकते हैं. Okay. So it is a very technically challenging procedure. At our center, we've frozen about 7 to 8 ovaries. Okay. So it is available, but it is more available for the doctor's point of view than the public point of view. So someone who was trying to offer ovarian, like freezing, ovarian freezing,
सो वो इंसान द पर्सन कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट ना अभी, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट हो मैं नहीं सिर्फ सकता। एक ही ओवरी निकालने वाला हूँ, दूसरा ओवरी अंदर छोड़ने वाला हूँ। अच्छा ओके। अपने पास 2 ovaries है। हाँ When we remove, we won't remove both ovaries. If I remove both ovaries, I'm causing menopause. तो मैं Okay. एक ओवरी रखता हूँ, एक ओवरी फ्रीज करता हूँ, क्योंकि अच्छा। अगर रेडिएशन और केमिकल से वो एक ओवरी को डैमेज होता है, आई स्टिल हैव द अदर ओवरी टू हेल्प आउट Help फॉर द out. प्रेगनेंसी। तो मतलब ये सिर्फ हेल्थ की ही रिलेटेड होता है, With all- नो सोशल कॉज। नो, अगर कोई फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जैसे एग फ्रीजिंग इज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, we ask them to opt for egg freezing, sperm freezing or embryo freezing. ओके Ovarian tissue cryopreservation is offered to doctors in the sense that अगर वो एक कैंसर सर्जरी कर रहे हैं या कोई सर्जरी कर रहे हैं, and they think the doctors will approach me, not the patients. ओके ओके कि listen रोहन, मुझे इस पेशेंट का ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग कर रहा है क्योंकि ये सर्जरी प्लान्ड है. So that is how we do. Number 2, egg freezing. हम लोग सोनोग्राफी थ्रू एक नीडल, जो मैंने बोला था ब्लड कलेक्शन नीडल जैसे, वैसे जब ओवरी निकालना है, आई हैव टू ओपन द एब्डोमेन, मुझे पेट खोल के वो ओवरी निकालने पड़ते हैं. सो देयर इट्स अ सर्जरी, इट्स अ प्रॉपर सर्जरी. तो इसलिए हम लोग ये रेकमेंड नहीं करते एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, बट इट्स एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल very well for a lot of patients who are undergoing cancer treatment and the doctors have decided to do, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है एग फ्रीजिंग के लिए. करेक्ट अंडरस्टूड. यस डॉक्टर, हमने वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड एक चीज़ जो है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज मिसकंसेप्शन इन पीपल्स माइंड. तो आर देयर एनी मिसकंसेप्शंस जो आपके पास हैं, जो लोगों के दिमाग में है, विच वी शुड ब्रेक राइट नाउ? Number 1, I'm already ready with those answers, Hiral, Okay. because there are so many misconceptions. You were just waiting for someone to ask you I that. was just waiting कि हिरल ये कब पूछने वाली है. कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन है, ऑलवेज रहता है जब भी कुछ भी एग फ्रीजिंग के बारे में बात करो. Number 1, it's a painful procedure. हाँ. It is relatively painless. आपके पेन थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है. I've spoken about anesthesia है. Injections also with thinner and smaller needles, so it's painless, and the drugs available post the procedure which keep you pain free. Correct. Number 2, अगर मैंने egg freezing किया तो मुझे सिर्फ IVF pregnancy होगी. Not true. This is like a fertility insurance. आप egg freezing कर रहे हो कि अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपकी younger eggs available है. I'm going to give my example. Me and my wife froze our embryos, but we conceived naturally. I have a 6-year-old daughter who is healthy and good. Number 3, अगर egg freezing किया तो babies normal नहीं होते हैं. Not true. Eggs तो आपके ही है, आपके ही genetics है, आपके partner के genetics है. Correct. तो अगर कुछ problem होना है, whether वो naturally हो या IVF through हो, problem उतना ही risk रहता है. Okay. And number 4, egg freezing is only for the rich. We've discussed We this. already discussed. We discussed this. So these are the 4 common misconceptions कि लोगों को है egg freezing के बारे में. करेक्ट. एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को इसके थ्रू सारे मिसकंसेप्शन, सारे प्रोसीजर्स, सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छा आइडिया आ गया होगा. Absolutely, I really hope so, and I hope कि हम वो points bring forward कर चुके हैं जो celebrities बात कर रहे हैं, पर हम उनको थोड़ा डिटेल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे पाए. या बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी है कि देर आर सेलिब्रिटीज टॉकिंग अबाउट इट, उस चीज़ के बारे में एक सोशल चीज़ भी हो चुकी है सबके बीच में. बट क्या होता है, कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन पास डाउन होती है, इट इज़ नॉट बाय समवन हु इज़ एक्चुअली अ डॉक्टर. सो इन दिस पॉडकास्ट वी वर एबल टू कम आउट विद द इन्फॉर्मेशन जो एक एक्चुअल डॉक्टर है, जिनको पता है इस चीज़ के बारे में. सो आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को एकदम प्रॉपर एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी rather than misconceptions, as you said. Thank you, Hiral. It was lovely doing this podcast with you. मुझे भी बहुत मजा आया है Correct. ये क्वेश्चन आंसर करने में, बिकॉज मैं देख रहा था कि आप भी कुछ कुछ सीख रहे थे जैसे हम ये पॉडकास्ट करते जा रहे थे. Changing my expression, the needles and everything. Exactly. So कहीं ना कहीं being a woman is tough, but there are technologies जो easier बना रही है चीज़ों को. So I think ये मेरे को भी एक समझ में आया कि okay, now at 27 even I have to
freeze my eggs, and that too from you only. So if you're asking me a take-home message, Hira, I'll freeze your eggs. Yes, I will definitely. Now after talking to you, I'm genuinely concerned कि लोगों को ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि okay, now this is not just health, it is also social. Correct? Absolutely. Thank you so much. Here I am ending the podcast, which I don't want to because it's so exciting talking to you. But here we end our podcast, and it was lovely having you here. Thank you so much, Hira. It was lovely speaking to you as well. Same here. Thank you Thank so you. much.